बारिश ने कितनी तबाही की है आपके इलाके में। लाहौर तो बेचारा डूबा हुआ है पानी के अंदर। जी बुखारी साहब, कहा जा रहा है कि 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया और बारिश जो है वो थमने का जब शुरू होती है तो नाम ही नहीं लेती है। और अभी मजीद बारिश की जो है पेशेंट गोई की गई है कि अगले 2 दिनों में मजीद खौफनाक हाँ बारिश जी, और बड़े अफसोसनाक किस्म के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। कहीं छतें गिर रही हैं, कहीं कुछ लोग जख्मी हो रहे हैं। ये जो कुछ आप लंदा लेके बैठे हुए ये भी कम खौफनाक नहीं है आज। हाँ जी बुखारी साहब, आगाज मेरे ख्याल में कर ही लिया जाए क्योंकि चीजें काफी सारी हैं, वक्त हमारे पास कम होता है, मुकाबला सख्त होता है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस से बरी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो बलाएं हैं मियां नवाज शरीफ साहब के सर से टलती जा रही हैं। कल भी एक बयान हामिद खान साहब का हमने उसका तस्करा किया था। देखिए, एक तो ये कि इट्स अ वेरी डेयरिंग जजमेंट। इस तरह से इतना खुल के मैंने बहुत कम जिनी जजमेंट जो हैं वो देखी हैं। न्याय अदालत के इस फैसले के बाद मैं सवाल करना चाहता हूँ उन लोगों से जो चोर चोर डाकू डाकू का तराना गाते थे, वो अब कहाँ खड़े हैं। जिन लोगों ने वो फैसले किए थे उनको या तो डूब मरना चाहिए या कहीं जाके मुंह छुपा लेना चाहिए, जंगलों को निकल जाना चाहिए उन्हें। इसलिए कि उस वक्त जब ये कहा जाता था कि ये सब कुछ मैनेज किया जा रहा है तो कोई मानता नहीं था, आपको याद होगा। हत्ता कि जब उनको डिस्क्वालीफाई करके यहाँ से केसों के जरिए बाहर भिजवा दिया गया या वो बाहर चले गए, उस वक्त तक भी कोई मानता नहीं था कि ये इनोसेंट केसेस हैं। हामिद खान साहब इंपॉर्टेंट आदमी हैं, ढंग की बात करते हैं, बेतुकी नहीं छोड़ते हैं। उनका जो इंटरव्यू है जिसका हवाला आपने दिया और हमने कल उसके ऊपर प्रोग्राम में बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू भी की। और फिर उसके बाद ये नैब का जो अदालत का फैसला है, इसने ना सिर्फ ये कि नवाज शरीफ की पोजीशन को एग्जॉनरेट कर दिया है, वो बिल्कुल अब ऐसे लगता है जैसे दूध के धुले बनते जा रहे हैं, लेकिन जो टॉर्चर, जो लॉस ऑफ फेस, जो डिसग्रेस उन्होंने बर्दाश्त की है, उसका अजाला कैसे होगा वो तो मुझे मालूम नहीं है। जज साहब ये कहते हैं कि नैब को साबका हुकूमत ने इस्तेमाल करके नवाज शरीफ की साख को तबाह किया, उनके सियासी कैरियर को बर्बाद किया। इट्स ए वेरी लोडेड सेंटेंस, ये छोटा जुमला नहीं है। अब अगर आप ये देखें, मैं इसकी तफसील में जाऊंगा तो ये बात बहुत बढ़ जाएगी। 2-4 बातें जो उन्होंने कही हैं वो मेरे ख्याल से हम दोहरा देते हैं अपने नाज़रीन के लिए कि जज साहब ने क्या फरमाया है। उन्हें एक तो ये कहा कि मैं इस रेफरेंस के अंदर ये जो प्लॉट अलॉटमेंट का रेफरेंस है, मैं इसमें उन्हें बरी करता हूँ बिल्कुल बगैर किसी ऑब्जर्वेशन के स्टेट में। रिकॉर्ड से पता चलता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, ये जज कह रहा है। न्याय अथॉरिटी को साबिक हुकूमत के कहने पर नवाज शरीफ का सियासी कैरियर तबाह करने के लिए रेफरेंस तैयार करने पर मजबूर किया गया। और वो जो कंचनी की तरह से डांस करते थे, वो क्या नाम था उनका, नैब के जो थे वो जस्टिस इकबाल साहब, हाँ। याद है आपको? वो जो कहते थे मैं तो ज़मीन पर उतारा ही गया हूँ सिर्फ इंसाफ करने के लिए। मैं उनकी शक्ल देखना चाहता हूँ इस फैसले के बाद कि वो कहाँ खड़े हैं, किस तरीके से उन्होंने ब्लैकमेल हुए, वो किस तरीके से एक खातून की वीडियो बनाई गई उनके खिलाफ, और किस तरह से फिर पीटीआई के चीफ के कहने पर उन्होंने उनके तमाम सियासी मुखालफिन के खिलाफ मुकदमात कायम किए। और 3 मरतबा के वज़ीर आज़म को न सिर्फ उनके दफ्तर से निकाला गया बल्कि उनके सियासी कैरियर के बारे में जो कुछ कहा है जज साहब ने वही काफ़ी है, हमारे कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, नैब के हवाले से तो ये कहा जाता रहा है कि नैब जो है वो सियासी इंतकाम के लिए यूज़ होती है, तो इस तरह की जब चीज़ें सामने आती है तो ये तो मोहर सब्त कर देती है इस चीज़ पे कि सियासी इंतकाम के हवाले से नैब का जो रोल है। देखिए, ये अगर कोई PMLN का बंदा बयान दे ना तो मैं उसके ऊपर 2 दफ़ा सोचूंगा, लेकिन अगर हामिद खान जैसा सीनियर जूरिस्ट, कानूनदान और पार्टी का बहुत अहम रुकन उस पार्टी का जिसने ये मुकदमात बनाए थे, अगर वो ये कह रहा हो कि ये फैसला तो पहले से कहीं लिखा गया था, ये फैसला तो जजेस का नहीं था, जजेस तो सिर्फ इस्तेमाल हुए हैं। मुझे आप बताएं, ये किस बनाना रिपब्लिक में हम रहते हैं जहाँ के जजेस का ये हाल है कि उनको नैब चाहे तो वो मनूवर कर लेती है, पार्टी सियासी चाहे जो बरसरे इक़्तिदार है तो वो मनूवर कर लेती है, और ये सोचे समझे बगैर कि इसका नुकसान मुतल्लिका शख्स को क्या होगा, आप इतनी खौफनाक जजमेंट्स देते हैं। अगर आप उन जजमेंट की लफाजी पढ़ें, किधर है वो, मैं जानना चाहता हूँ उनसे जिन्होंने इनको सिसिलियन माफिया करार दिया था। वो खुद सिसिलियन माफिया थे। जस्टिस गुलजार साहब की बात कर रहा हूँ मैं, जस्टिस असमत सईद खोसा साहब की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो लोग हैं किधर अब? कोई है इनसे पूछने वाला कि नहीं? अगर तफ्तीशी से मुकदमा गलत हो जाए तो उसकी पूछ पड़ताल है, अगर वकील मुकदमा हार जाए तो क्लाइंट उसको नहीं जीने देता। ये जजेस ने जो खिलवाड़ किए हुए हैं लोगों के साथ, इनका जिम्मेदार कौन है? इनसे हिसाब कौन लेगा? मेरे ख्याल से इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि कानून बड़ा क्लियर है, मरकजी मुलजमान के साथ इश्तिहारी को भी वही रिलीफ और वही सजा मिलती है।
हवाला वो ये दे रहे हैं कि इस मुकदमे के तमाम लोग पहले से बरी हो चुके हुए हैं, लिहाजा यही रिलीफ जो है वो इनको भी मिलना चाहिए था। वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ को भी वही रिलीफ मिलना चाहिए था, मगर दीगर मुलजिमों को दे दिया गया, इन्हें नहीं दिया गया। ये जज के फैसले सुनते जाएंगे। नैब और रिव्यू बोर्ड नवाज शरीफ और उनकी जायदाद में हिस्सेदारों की जायदादें खोलने का हुक्म देती है। पता चला कि उनकी जो जायदादें कुर्क की गई थी, जो जब्त की गई थी, जिनकी नीलामी तक भी नौबत पहुंची थी, अगर आपको याद हो, वो तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जाके शायद गालबन या हाई कोर्ट से नीलामी रुकवाई थी। लेकिन जब आपकी जायदाद से जो आपने अपनी हार्ड अर्न मनी से बनाई हो, जिसके खिलाफ कोई करप्शन का सबूत ना हो, उसको अगर आप जब्त कर लेंगे तो मुझे बताइए ज़रा क्या गुजरेगी उस बंदे के ऊपर। तो एक तो मैं ये बहुत तफसील के साथ, मैं इसमें और ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता, ये बात बढ़ जाए तो पूरा प्रोग्राम इस पे हो सकता है। तो लेकिन की तरफ आ जाए मेरा ख्याल है अब, क्योंकि वक्त कम है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन एक जुमला बोलने दीजिए कि मेरे ख्याल से उन तमाम जजेस को, उन तमाम नैब के जजेस को, उनको एक दफ़ा शीशे के सामने जाके खड़ा ज़रूर होना चाहिए। शायद वो शर्मिंदा हो, शायद उन्हें कोई गैरत आए, लेकिन इसका मुझे इम्कान बहुत कम लगता है, क्योंकि जो जज इस्तेमाल हो जाए उसकी गैरत वैरत कोई नहीं होती। जी सही, आगे आ जाए। अच्छा जी, ट्रायल कोर्ट को केस वापस भेजने, 7 रोज में फैसला करने का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। तो शाखाना केस वापस ट्रायल कोर्ट को भेजने के मामले पर चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ। देखिए तो, ये जो है ना, ये मैं बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, मुकाफात अमल। देखिए ये जब फैसला आया था ना कि जी हम ये कोर्ट को वापस रिमांड कर रहे हैं, तो जो पीटीआई के जियाले थे उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की इसके ऊपर, देखो जनाब साडा फैसला आ गया साडे हक च। लेकिन जब उनको उसकी नौयत का पता चला तो उन्होंने 2 हरकत की। पहली बात तो यह है कि उनकी पीटीआई के चीफ के जो वकला हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अदम इत्माद कर दिया कि जी आप तो सुने ना, हमें आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने 20 से ज़्यादा मुकदमों में पीटीआई के चीफ कासिम के अब्बा को रिलीफ दिया हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद चलिए जी वो रिमांड हो गया केस। अब उन्होंने फिर से इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी है सुप्रीम कोर्ट में कि ये तो बड़ा गलत फैसला है जी कि आपने वापस रिमांड कोर्ट को दे दिया। रिमांड कोर्ट ने तो पहले ही हमारे खिलाफ माइंड बनाया हुआ है। यानी उनका ख्याल, उनके 2 ख्याल हैं। एक तो ये कि अपने पीटीआई चीफ को किसी ने ये समझा दिया, खुदती में जिसको कहते हैं डाल देना, कि अगर तुम इन अहम मुकदमों में पेश हो गए और फर्द जुर्म आयद होगी फिर तेरी बचत कोई नहीं। तो सही, लिहाजा जितने बड़े मुकदमे हैं तो आज ने समझाया है कि सही मशवरा दिया। लेकिन कानून का जो तमस्खुर उड़ रहा है, जो कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन ये तो आप मानते हैं ना कि अगर वो पेश हो गए और फर्द जुर्म लग गई तो फिर नहीं है बचत। वो कहते हैं ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कब तक? 12 या 14 सितंबर या 16 सितंबर। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? तब तक भी है टाइम उस तब के, फिर उसके बाद क्या होगा? इशारा मेरा आप समझ गई होगी, क्योंकि वो जो इनके सहूलतकार हैं, वो जो इनके मददगार हैं, उन्होंने 16 सितंबर को अपने घर चला जाना है। अच्छा, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट भी बदल जाएगा, जज भी बदल जाएंगे और फैसले भी बदल जाएंगे। ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, इसमें कोई मुझे इबाम नहीं है। सही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त हो ये रहा है कि फिर उनको किसी ने कहा है कि अदालत नहीं जाना, लिहाजा एक अदालत के फैसले को दूसरी में, दूसरे को तीसरी में, तीसरे को चौथी में वो अपीलें किए जा रहे हैं। अच्छा। और फिलहाल उनको रिलीफ मिल रहा है। आपने देखा कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, जो चाहे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो, जो डिमांड वो करते हैं 5-5, 8-8 मुकदमों में जमानतें फिर मिल रही हैं उनको। ये कभी आपने किसी और को भी मिलते देखी थी? आपको याद है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर 100 से ज्यादा नैब की पेशियों में पेश हुए थे। इज दैट राइट? सेम वाज हिज बेटी, उसकी डॉटर का भी ये हाल था, वो भी जाती थी अदालतों में। आपको पता है नवाज शहबाज शरीफ साहब भी जाते थे अदालतों में, हमजा शहबाज भी जाते थे। तो ये आसमान से उतरे हैं ये। अब जाना पड़ रहा है तो पूछे ना जरा उनसे दाल क्या भाव बिकती है। ये असद उमर साहब, असद कैसर साहब, इशा महमूद कुरैशी साहब, जाना पड़ रहा है ना। जो कुछ आपने गड़े अपने मुखालफिन के लिए खोदे थे, आप उसमें गिर रहे हैं एक एक करके। देख रही है ना आप जो कुछ हो रहा है। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर हम इससे आगे ना चले तो बेहतर होगा। ये अलबत्ता कब तक जो है वो आप इसको टालते रहेंगे, ये अल्टीमेटली आपके गले ये पढ़ना ही पढ़ना है।